हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जो कि कंडक्ट होने जा रही है 17 ऑफ दिसंबर को। ओके, और आप ही लोगों की रिक्वेस्ट से हम लोग ये सेशन को कंडक्ट करा रहे हैं। स्पेशल सेशन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। देखिए, ये हमारे पार्ट 3 है। इसके पहले के भी हमने 2 सेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा है। वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं आपको आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देख सकते हो। देखिए, जो भी मैं सेशंस की डिस्कशन करता हूँ, सेशंस आपको रेफर करता हूँ, उसका जो लिंक है आपको सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। उस पर आप क्लिक करके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देख सकते हो। तो ये आज का सेशन हमारा 3rd सेशन है, ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली फॉर पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एग्जाम। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? विच वन इज इंक्रीज व्हेन अ नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज इज अप्लाई टू एन एम्पलीफायर। अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर को, तो इसमें से क्या इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर था इनपुट इम्पिडेंस। दैट मीन्स इनपुट इम्पिडेंस हमारा इंक्रीज होता है जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करता है एम्पलीफायर को। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। एंड एज आई सेड, इसका करेक्ट आंसर हमें दिया है, उनका नाम है, टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम है मंदार ईसा सरे, इमरान हसन, श्रीनिवास पेडी, राजेश कुमार, सरिता एस जी, आकाश कुमार पांडे, हैप्पी सिंह, मोहन काबगात, जैनेन्द्र कुमार एंड सूरज कुमार। तो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, आपने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया, ठीक है। ये हमने हमारा जो प्रीवियस सेशन था पार्ट नंबर 2, उस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो आपको सेशन को ध्यान से देखना होगा। सेशन के एंड में मैंने जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है, उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। आई विल चूज टॉप 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द टाइम रहता है, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया। एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज पीपल जो करेक्ट आंसर हमें कमेंट करते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग उनका नाम नहीं ले पाते हैं, बट आई अप्रिशिएट दोज एज वेल, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, 10 स्टूडेंट्स आई विल सिलेक्ट जो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी आपको इसमें डिस्कस कराने वाला हूँ, ठीक है। द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी शोन इन बिलो इज, ठीक है। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, यहाँ पे एक बैटरी सोर्स है हमारे पास 10 वोल्ट्स का। तो करंट कितना सोर्स हो रहा है, करंट कितना सप्लाई हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो ये काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हम लोग इसको कुछ दूसरे वे से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड वे में भी हम लोग इसको सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमें ये जो 2 टर्मिनल्स है ए और बी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें करंट कितना सप्लाई किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, ये हमें पूछा गया है। तो हम लोग इसको रीड्रॉ करते हैं, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, काफ़ी हम लोग बेसिक से जाते हैं। अगर हम लोग एक पॉइंट देखते हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो 5 एम्स का रेजिस्टेंस है, और अगर हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, इफ वी एलिमिनेट दिस पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, अभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 5 एम्स का रेजिस्टेंस है प्लस ये 5 एम्स का रेजिस्टेंस, दिस वन लेग इज इन पैरेलल, एंड ये 5 एम्स का रेजिस्टेंस प्लस ये जो 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये एक पैरेलल में है। तो हम लोग इसको रीड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई टू रीड्रॉ दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में बैटरी सोर्स आ जाएगा, ओके, 10 वोल्ट्स का। और यहाँ पे फर्स्ट जो लेग है हमारी 5 ओम्स, और ये 20 ओम्स का ये एक लेग आ जाएगा, ठीक है। देन जो दोनों भी 5 ओम्स और 5 ओम्स के थे, वो एक लेग हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, और देन एक यहाँ पे 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो दिस विल बी कनेक्टेड। तो सिंपल है, ये जो अगर मेन आई करंट जा रहा होगा, आई चेंज द कलर सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। ये जो अगर मेन करंट जा रहा होगा, तो ये इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस केस में इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 20 विल बी 25, और इस केस में हमारा 5 + 5 विल बी 10 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है 10 वोल्ट्स के, तो I1 विल बी इक्वल्स टू 10 अपॉन, सिंपली क्या है इसका, 5/20, दैट मीन्स 25। 10/25 विल बी इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर्स। तो ये I1 आ गया हमारा फर्स्ट करंट, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट दिस I2। I2 विल बी सिंपल, जो 10 वोल्टेज रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अपॉन हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट कितना है 1 एम्पियर्स, सिंपल है, ठीक है। दैट मीन्स 0.4 + 1 एम्पियर, 1.4 एम्पियर विल बी द करंट सप्लाइड बाय दिस बैटरी। दैट मीन्स इस ये 10 वोल्ट सप्लाई करेगा हमारा 1.4 एम्पियर्स, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हमें देखने को काफ़ी इजी लग रहा होगा, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होना काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 मिली वोल्ट्स एंड 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, एक जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 50 मिली वोल्ट्स और 10 मिली एम्पियर्स का। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ 0 to 5 एम्पियर्स एमीटर। देखिए, इसको सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर हमें एमीटर की रेंज इंक्रीज करनी होगी तो हम उसमें एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं। लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर जो हम लोग उसके शंट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें वोल्ट मीटर का पूछा गया, ठीक है, तो उस केस में सिनेरियो विल बी डिफरेंट। उस केस में जो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये कभी एग्जामिनेशन में इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गए आगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमीटर की बात की गई हमें, तो उसका हमें रेंज एक्सटेंड करना है। तो फुल स्केल रीडिंग कितना है हमारे पास 5 एम्पियर्स का है। ठीक है, फुल स्केल रीडिंग है। ओके, और मीटर रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आरएम का वैल्यू कितना हो जाएगा उस केस में हमारे पास 50/10। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमारे पास गिवन है तो 5 ओम्स का आरएम का वैल्यू हो गया। ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज हमारे पास वीएम का वैल्यू है 50 मिली वोल्ट, आईएम का वैल्यू है 10 मिली एम्पियर्स का। तो आरएसएच जो हमें रिक्वायर्ड शंट का वैल्यू रहता है वो उसका फॉर्मूला है आरएसएच इज इक्वल्स टू आरएम अपॉन I by IM -1। ओके, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू आर एम का वैल्यू कितना है 5 अपॉन आई का वैल्यू कितना है, फुल स्केल करंट कितना है हमारे पास 5 एम्पियर्स का। आई एम का वैल्यू कितना है वो हमारा 10 मिली एम्पियर्स। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.01 एम्पियर्स। ओके, 0.01 ये यहाँ से डिफरेंट है। ओके, -1, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते तो यू विल गेट 0.01 ohms as the value of RSH. That means we have to connect an resistor of 0.0 ohms in parallel with the ammeter to increase the range from 0 to 5 amperes। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सबसे मेनली तो दो, कभी कभी बेसिक्स अगर पेपर इजी है तो ये दो क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। एमीटर की अगर हमें एक्सटेंड करनी होगी रेंज तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग शंट में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर की अगर करनी होगी तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर्स फॉर द रिले सेटिंग विद 50% with a current transformer ratio 500/5, the plug setting multiplier will be। यहाँ पे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमें पूछा गया। ठीक है, तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का दैट मीन्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का डेफिनेशन क्या है, फॉल्ट करंट अपॉन प्लग सेटिंग इनटू सीटी रेशियो। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देन हमारे पास प्लग सेटिंग को हम लोग कैसे निकालेंगे, it will be equals to relay setting into secondary CT current। ओके, तो हमारे पास रिले सेटिंग कितना है 50%, दैट मीन्स 0.5, और सेकेंडरी सिटी करंट कितना है हमारे पास 5 एम्पियर्स का है। देखिए, ये प्राइमरी करंट और सेकेंडरी सिटी करंट कितना है 5 एम्पियर्स इंटू 5, 0.5 इंटू 5 विल बी 2.5। ठीक है, ये तो हो गया हमारी प्लग सेटिंग, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, करेक्ट। और सीटी का रेशियो भी हमें गिवन है, तो सीटी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 500/5 अगर हम लोग करते तो सिंपली यहाँ पे 100 का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू फाइंड आउट करते तो इट विल बी इक्वल्स टू फॉल्ट करंट कितना है हमारे पास 2000 है, ऑलरेडी गिवन था। इसमें हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते 2000 अपॉन हमने क्या निकाला, प्लग सेटिंग निकाला जिसका फॉर्मूला क्या था, रिले सेटिंग इंटू सेकेंडरी सिटी करंट, तो वो आया हमारे पास 2.5 और यहाँ पे कितना आया 100। ठीक है, सिटी रेशियो 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 8।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस सेटिंग मल्टीप्लाई विल बी 8। इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कभी कभार आपको ये डेफिनेशन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो दो तीनों भी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आई हैव चूजन सो स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन जो कि आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग PGCET के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जो SSC के लिए स्पेशल सेशन शुरू किया था, ठीक है, प्रीवियस मंथ में, वो आप प्लीज़ जाके देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कवर करे। वो आपको एज इट इज आपके PGCET के लिए काम में डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। उसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ अ रोटर विद स्टेटर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर मे बी रिड्यूस्ड बाय। जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है रोटर और स्टेटर पोल्स की इंडक्शन मशीन के अंदर, हम लोग किससे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग इंटरपोल्स, लैमिनेटिंग द रोटर कोर्स, इक्वलाइजर कनेक्शन या फिर स्क्यूड रोटर स्लॉट। तो उस केस में हम लोग स्क्यूड रोटर स्लॉट करके यूज़ अगर करेंगे, उसके जो रोटर स्लॉट से अगर हम लोग स्क्यू करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल से उसको, ठीक है, तो जाके हम लोग उसका जो मैग्नेटिक लॉकिंग है हम लोग कुछ हद तक उसको रिड्यूस कर पाएंगे। उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, कॉगिंग। ये एक फिनोमेना होता है उस केस में जो इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने से रिफ्यूज़ कर देता है, और ये होता है हमारे लो वोल्टेज सप्लाई के कारण, ठीक है। और उसका मेन रीज़न क्या होता है, फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर टीथ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉगिंग। ये भी फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग स्क्यूड रोटर स्लॉट से हम लोग एक कुछ हद तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्क्यूड रोटर स्लॉट एट पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय। अगर हमें आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होगा, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट या करंट सोर्स से या फिर ओपन सर्किट से। तो उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है आइडियल वोल्टेज रेस का, ये क्या रहता है हमारा, ज़ीरो रहता है, ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का, ओके। और अगर आइडियल करंट सोर्स का पूछा जाए तो उस केस में इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। ये दोनों भी एग्जामिनेशन में 100 बार काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 एंड करंट सोर्स का इनफाइनाइट रहता है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स को एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर रिप्लेस करना होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 0 करना पड़ेगा। तो 0 करने के लिए हमें क्या करेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन पूछने का तरीका उनका डिफरेंट था, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग रिप्लेस करना है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो वी विल शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल्स। और उसी केस में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, यहाँ पे करंट अगर पूछा जाता करंट सोर्स में, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, ओपन सर्किट करते, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस केस में करेक्ट आंसर रहेगा। दोनों भी वेरिएशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, बेसिकली ये जो हमारा 2 टर्मिनल एक्टिव एलिमेंट है जो कैपेबल है हमारा सप्लाई करने के लिए सेम वोल्टेज सोर्स अगर उसके टर्मिनल्स में रिगार्डलेस ऑफ करंट जितना उसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आइडियल करंट सोर्स क्या है, हमें कांस्टेंट करंट हमें फीड कर रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चेंज देयर पैरामीटर्स, उसके पैरामीटर्स में चेंज आने के बावजूद भी वो हमें कांस्टेंट करंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस वोल्टेज सोर्सेज, ओके। सो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, a 50 hertz current of a zero reference has a average value of 45 amperes. Its instantaneous value at an angle of 30 degree is। एक 50 हर्ट्स का करंट जीरो रेफरेंस है, उसका एवरेज वैल्यू है 45 एम्पियर्स, ठीक है। जीरो करंट रेफरेंस है, एक करंट है जीरो रेफरेंस का, ठीक है। उसका एवरेज वैल्यू है 45 एम्पियर्स, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू 30 डिग्री पे कितना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट मैंने काफ़ी बार बताया, वो आपको ध्यान में रखना होगा। I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। इस केस में जो आई एम का वैल्यू है ये क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओके। तो एवरेज वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्वाइस इंटू आई एम बाय पाई, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। तो एवरेज वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोग इसमें आई एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सो दैट हम लोग एक पर्टिकुलर डिग्री पे हम लोग उसका करंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास गिवन है 45, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ट्वाइस इंटू आई एम बाय पाई। इफ़ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट आई एम। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा।
आई एम विल बी इक्वल टू 70.68 एम्पियर्स, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 70.68 समथिंग इसका आता है, बट 70.68 विल कंसिडर। तो करंट एट ओमेगा टी यहाँ पे हमारे पास पूछा गया, साइन ऑफ डिग्री यहाँ पे पूछा गया 30, ठीक है। 30 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा, तो हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू विल गेट आई इज इक्वल टू 70.7 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, so you will get 35.33 amp as a correct answer. That means option D will be correct answer in this case. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एक इक्वेशन से एवरेज वैल्यू के आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। Okay, now we will move on to the next question, which is question number 7. Lightning arresters connected in a power system protect electrical equipment from. जो lightning arresters हम लोग कनेक्ट करते हैं पावर सिस्टम के अंदर, वो हम लोग किस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को, दैट मीन्स हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस के लिए, ओवर करंट ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, या फिर डायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग। तो उस केस में हमारे पास जो लाइटनिंग रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं पावर सिस्टम्स के अंदर, हम लोग ओवर वोल्टेज ड्यू टू इनडायरेक्ट स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप साइड में एक इमेज देख रहे होंगे, इट इज़ नथिंग बट अ लाइटनिंग अरेस्टर्स। देखिए लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हमारा एक सर्ज डाइवर्टर भी हम लोग उसको कहते हैं। जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो हमारे हाई वोल्टेज सर्जेस को जो है हमारा ग्राउंड करता है, ठीक है। इसमें स्पार्क गैप रहता है, ठीक है, ये एक स्पार्क गैप है। ये क्या है हमारा, ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है नॉन लीनियर रेजिस्टर्स के साथ में, ठीक है। तो इसका जो स्पार्क गैप का जो लेंथ है वो ऐसा सेट किया जाता है, ये हमारा आर कॉज करेगा जब हमारा डेंजरसली हाई वोल्टेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स, और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की, ये हमारा इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा जब हमारा हाई वोल्टेज या फिर करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, जस्ट लाइक वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है। उस केस में जो उसका एक टर्मिनल है हमारा ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। तो और ये इफेक्टिवली हमारे पावर सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है एंड ओवर वोल्टेज को ड्यू टू डायरेक्ट लाइटनिंग इनडायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड ईजी क्वेश्चन, काफ़ी बार हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स हमारे पास पैरेलली कनेक्टेड है। काफ़ी बार मैंने आपको बताया, स्टिल मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर रहा था, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है 25 मिली फैरेड का एक कैपेसिटर, 25 मिली फैरेड का दो कैपेसिटर। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका सिंपली एडिशन हो जाता है, ठीक है। वी विल गेट 25 + 25 विल बी 50 मिली फैरेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका इक्विवेलेंट है, अगर आपने देखा होगा हमारे रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका हम लोग R1 × R2 अपॉन R1 + R2 ऐसा करते हैं, ठीक है। और सीरीज में हम लोग उसका ऐड कर देते हैं, ठीक है, R1 + R2। सो ध्यान में रखिएगा, अगर आपका कैपेसिटेंस इसके उल्टा है, इसके जस्ट अपोजिट है, अगर कैपेसिटेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो जाके आप क्या करेंगे, C1 × C2 अपॉन C1 + C2, ठीक है। इट वोंट गेट एडेड, इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमें निकलेगा। बट यहाँ पे जब पैरेलल कनेक्शन है तो उसका सिर्फ सिंपली एडिशन करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने काफ़ी इसको डेलिबरेटली यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। हम लोग काफ़ी बार इसको कन्फ्यूज करके आते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में हमेशा ये क्वेश्चन गलत होकर आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, द इम्पिडेंस ऑफ अ सर्किट गिवन बाय Z = 3 + J4, इट्स कंडक्टेंस विल बी। माना हमने कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स G को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, G विल बी = 1/R, ठीक है। बट इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो इम्पिडेंस गिवन है, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद द AC सर्किट नॉट अ DC सर्किट, ठीक है। तो इम्पिडेंस हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z = R ± JX। तो X क्या है हमारा रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस ये हमारा R का है, ठीक है। एडमिटेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Y = G ± JB, ठीक है। दिस टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, यहाँ पे एक वैल्यू की थी, B को हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। इसको हम लोग ससेप्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। तो B को हम लोग क्या कहते हैं, इट विल बी अ ससेप्टेंस, ठीक है। G विल बी आर कंडक्टेंस, ठीक है। तो हम लोग इसको इक्वेट करके देखते हैं, तो हमारे पास Z का वैल्यू कितना है, लेट्स चेंज टेक द डिफरेंट कलर। Z का वैल्यू कितना है हमारे पास, 3 + J4, क्या करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास Y क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा कंडक्टेंस क्या आ जाएगा, दैट मीन्स इम्पिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है।
दैट मीन्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस। वाई को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिटेंस। दिस वाई इज एडमिटेंस, इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस। चारों भी वैल्यूज ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में कभी कभी गूगली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो वाई विल बी इक्वल टू 1/z, ठीक है। तो 1/z के लिए हम लोग इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आई इरेज दिस और विल ट्राई टू सॉल्व हियर, ओके। दैट मीन्स 1/z विल बी इक्वल टू 1/3 + j4, ठीक है। इसको आप दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 1/3 + j4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 - j4 से और 3 - j4 से, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। आई इरेज दिस सो दैट वी कैन, ओके। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो इस केस में इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3/25 - j4/25। इसको हमने दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने इसके लिए आपको सॉल्व किया ताकि हम लोग एडमिटेंस जो है डायरेक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था g + jb, दैट मीन्स g का वैल्यू क्या हो गया हमारा 3/25, वही हमारा क्या है, कंडक्टेंस है। दैट मीन्स कंडक्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/25। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ससेप्टेंस का वैल्यू पूछा जाता है, इसका ससेप्टेंस का, तो आप सिंपली इसी वे से 4/25 जो है आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग अगर सिंपली आपको बेसिकली अगर आपको यहाँ पे देखिए r + jx है, दैट मीन्स आपको कंडक्टेंस का g = 1/r ये करके नहीं है ना, ये काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन होकर इसको मार्क करके आ जाते हैं, दैट मीन्स 1/3 करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इसको हमको करेक्ट मार्क करके नहीं आना। वी आर डीलिंग विद द एसी सर्किट, ठीक है। वी आर डीलिंग विद द इम्पिडेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये मिस्टेक नहीं करना, g = 1/r करके नहीं आना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉमन टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी, ठीक है। इम्पिडेंस सर्किट का अगर गिवन है तो हमने कंडक्टेंस भी निकाल लिया और उसका ससेप्टेंस का भी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो 3/25 इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी से इसमें हमने सारे जो वैल्यूज़ है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेसिक से लेके हम लोग चल रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, रिपल फैक्टर इज फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारा क्या वर्क करता है, रेक्टिफायर हमारा AC to DC कन्वर्जन का काम करता है, AC to पल्सेंटिक DC का हमारा काम करता है, ठीक है। पल्सेंटिक टू हमारे पास यूनिफॉर्म DC अगर लाना होगा तो हम लोग इसमें कैपेसिटर और फिल्टर सर्किट ऐड करते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल फैक्टर हमें पूछा गया है, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव का RMS का वैल्यू क्या होता है, फॉर फुल वेव IRMS विल बी इक्वल्स टू Im/√2, और IDC का वैल्यू क्या होता है हमारा, ट्वाइस Im/π, करेक्ट। और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फुल वेव के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओके, दैट मीन्स रिपल फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, IRMS/IDC। ये क्या हो गया, इफेक्टिव AC कंपोनेंट और इफेक्टिव DC कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, इट विल बी इक्वल्स टू √of Im/√2 अपॉन ट्वाइस Im/π -1, ओके। तो ये अगर इसको सॉल्व करते तो यू विल गेट रिपल फैक्टर एज 0.48, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये तो हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर्स के लिए, ठीक है। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछा गया तो उसका रिपल फैक्टर का वैल्यू ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। फुल वेव के लिए 0.48 किया, अगर हाफ वेव के लिए तो 1.21 विल बी आर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स ये हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए 0.48 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एट विच रिले ऑपरेट्स। एक रिले ऑपरेट करने के लिए, जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की बात करते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिकअप वैल्यू, ठीक है। पिकअप वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, जिसपे हमारा रिले स्टार्ट करते हैं ऑपरेट होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन केस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देखिए 2-3 चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट इज मैक्सिमम व्हेन, जब हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहता है और करंट
हमारा मैक्सिमम कब रहेगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, सिर्फ हमारे पास में एक इंडक्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट हमारा मैक्सिमम रहेगा जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज जीरो रहेगा, ठीक है। मैं दो तीन चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो हो गया हमारा इंडक्टर, ओके। इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, वी, ओके। एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं, 2πfl, करेक्ट, ओम्स में। आई एम का वैल्यू क्या है हमारा, दैट मीन्स अगर हम लोग आई ऑफ टी को विथ रिस्पेक्टिव अगर हम लोग टाइम डिफाइन करते हैं इसको आई ऑफ टी के, तो वो क्या हो जाएगा, वी ऑफ टी अपॉन एक्सेल, ठीक है। और आर विल बी इक्वल्स टू, इस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेजर डायग्राम इसमें क्या करेगा, करंट लैग करेगा, दैट मीन्स आई विल बी लैगिंग बाय 90 डिग्री टू वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा ओमेगा रोटेट होता है इस एक्सिस में, कुछ एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट हो रहे हैं। और इसका अगर हम लोग वेव फॉर्म देखते हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, करंट लैग हो रहा है, लीड हो रहा है। हम लोग एग्जामिनेशन में ड्यू टू पैनिकिंग काफ़ी बार इसको गलत करके आते हैं, बट आई इन नेक्स्ट स्लाइड आई एक्सप्लेन आपको कैसे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी टेक्निक है। ये हो गया हमारा एक रेफरेंस, वोल्टेज रेफरेंस हो गया हमारा ये, ठीक है, 180 डिग्री, और यहाँ पे टी 360 डिग्री के लिए। ये तो हो गया हमारा वोल्टेज रेफरेंस, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे करंट लैग कर रहा है बाय हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री से लैग करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स में, मेंशन करके रखो, आई हाईलाइट दिस, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स में यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ठीक है, बाय 90 डिग्री। तो इस केस में अगर यहाँ से 90 डिग्री है तो यहाँ से शुरुआत होगी करंट की, ठीक है, ठीक है। आई चेंज दिस कलर, ओके, सो दैट आपको एग्जैक्ट समझ में आए। लेट्स टेक दिस ब्राउन कलर, ओके। दैट मीन्स वोल्टेज यहाँ पे, ये जो है वोल्टेज यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, बट यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये कुछ देर के बाद में स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट तो हमारा वोल्टेज शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में अपियर क्या हो रहा है, ये अगर हमारा मैक्सिमम करंट है आई एम, और ये हमारा वोल्टेज का मैक्सिमम था वी एम का। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा था कि करंट मैक्सिमम कब है, हमारा करंट मैक्सिमम तब है जब हमारा वोल्टेज पीक के बाद में अप्लाइड वोल्टेज जब हमारा जीरो है। तो इस केस में हमारा जो करंट मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वोल्टेज का ये है हमारा जीरो। जब हमारा जीरो क्रॉसिंग पे तब अब जाके हमारा करंट मैक्सिमम पे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। थीटा से फाइव, दैट मीन्स हमारा 90 डिग्री से अगर इसको लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा हमें कैसे याद रखना है, लैग हो रहा है, लीड हो रहा है, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का तो हमने डिस्कस करा लिया। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, एक कॉमन सी टेक्निक है जो हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दूँ, देखिए आपका हैंड जो है एल शेप में स्टेप के फॉर्म करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे जो हॉरिजेंटल है, तो आपको हमेशा वोल्टेज रेफरेंस को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमारा ओमेगा को इस एक्सिस में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। रोटेशन जो हो रहा है हमारा फेजेस का ओमेगा का इस तरीके से। तो आप कभी भी एक्स एक्सिस को वोल्टेज रेफरेंस मानिएगा और करंट को यहाँ पे, जो थंब है हमारा इंडेक्स फिंगर जो हमारा वोल्टेज रहेगा, और यहाँ पे जो करंट है हमारा वो रहेगा हमारा थंब, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखिए वी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर आपको ये क्लियर्स नहीं होगा तो आपका जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो आप एटलीस्ट 480p पे सेट कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको क्लियरली इसके जो डायग्राम्स हैं आप देख सको, ठीक है। आपका जो वो यूट्यूब का वॉच रेजोल्यूशन है, आप मिनिमम 480p या फिर 720p अगर आप वाईफाई से नेटवर्क पे हो तो आप उसको जाके देख सकते हो, सो दैट आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें इमेजेस दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या है, हमारा करंट लैग हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो करंट का वैल्यू मैक्सिमम है वो हमारा कब है, जीरो क्रॉसिंग पे, जब हमारा वोल्टेज जीरो है। ये तो है हमारा वी एल इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी, और करंट जो यहाँ पे पर्पल में गिवन है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको ध्यान में रखना हो, ये तो हो गया हमारा इंडक्टिव सर्किट का, ठीक है।
अभी हमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कैपेसिटिव सर्किट में। ये तो ध्यान में रखना कि करंट हमारा लैग करता है वोल्टेज से। अभी अगर कैपेसिटिव सर्किट आता है तो हमें सिंपली आपका हैंड जो है वो रोटेट कर देना है, ठीक है, इस टाइप का है। ओके, जो मैंने आपको काफ़ी एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, जो हमारा एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, वो तो हमारा वोल्टेज का ही रेफरेंस रहेगा। वोल्टेज रेफरेंस से ही हम लोग ध्यान में रखेंगे इस टेक्निक के लिए, ठीक है। यू कैन काफ़ी सिंपल सी चीज़ है ये, बट मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कैपेसिटिव सर्किट, जो कैपेसिटिव सर्किट है इसमें 90 डिग्री से ये करंट हमारा लीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इस, ठीक है, +90 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा लैग कर रहा है, ठीक है, 90 डिग्री से। ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट का। ये दोनों भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस केस में करंट का वैल्यू क्या आ गया विद रेफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी +90 डिग्री। और यहाँ पे क्या वोल्टेज का वैल्यू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी +90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने का। आई होप इसके बाद आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगी। आई इरेज दिस सो दैट आप इसको ध्यान में रखें। ये तो हो गया हमारा इंडक्टिव सर्किट और ये तो हो गया हमारा कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। आप एक्स एक्सिस को वोल्टेज रेफरेंस कैसे करके ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, ये जो मैंने चीज़ें बताई है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग शंट फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो शंट्स हम लोग हमने अभी क्वेश्चन में देखा था, वो हम लोग किससे बनाते हैं, वो हम लोग मैग्नीन से बनाते हैं, ठीक है। जो उसमें मटेरियल यूज़ होता है वो होता है मैग्नीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है हमारे शंट का, वो हमारा लो होना चाहिए। वो हम लोग एज पॉसिबल वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए शंट को, जब हम लोग उसमें रहता है। पर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, रोल प्ले करता है हमारा, ठीक है। एनटीसी और पीटीसी का अगर आपने सेशन नहीं देखा तो वो जाके देखेगा। आपके नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये आपके जो टर्म्स है ये आपके उसमें क्लियर हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको वो काम में आएगा, ठीक है। The next question is question number 14. The thickness of a stator lamination of a 3-phase induction motor when compared to its rotor lamination is। जो हमारे स्टेटर लैमिनेशंस रहते हैं 3-phase इंडक्शन मोटर में, अगर हम लोग कंपेयर करें रोटर लैमिनेशन से, वो थिन होते हैं या थिक होते हैं, तो वो हमारे लेस रहता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी थिकनेस है उसकी कम रहेंगी एज कम्पेयर टू रोटर लैमिनेशन से, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेटर स्टेशनरी रहता है, ठीक है, और वो हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। बेसिकली रोटर हमारा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और काफ़ी फ्लेक्सिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। तो जो उसके थिन लैमिनेशन से हम लोग उसको सूटेबल नहीं रहेंगे उस केस में। तो इसीलिए हम लोग जो रोटर को कोर के जो ये रहेंगे लैमिनेशन, वो काफ़ी ज़्यादा थिक रहेंगे एज कम्पेयर टू स्टेटर लैमिनेशन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। While using a clip-on type of current transformer, the primary is connected to dash and the secondary is connected to dash। क्लिप ऑन एमीटर अगर करंट ट्रांसफार्मर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइमरी हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फीडर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी हम लोग उसका एमीटर से कनेक्ट करते हैं। आपको नेक्स्ट इमेज में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ, देखिए प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ अ क्लिप ऑन टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। इट इज़ अ क्लिप ऑन टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको आप प्रेस डाउन करके इसको क्लिप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसके यहाँ पे क्या जाएगा हमारा फीडर करंट, फीडर कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी करंट, इसमें से फ्लो हो रहा है, और सेकेंडरी करंट इस टर्म्स ऑफ वाइंडिंग्स। इसमें अगर करंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करते हैं तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि इसकी जो सेकेंडरी है हम लोग ओपन सर्किटेड नहीं रखते। वी नेवर ओपन सर्किट दिस द सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और प्राइमरी तो हमने यहाँ पे फीडर से कनेक्ट कर दी और सेकेंडरी यहाँ पे हमने एमीटर को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। ये तो हो गया मेन प्राइमरी कनेक्टर में से जो एज अ प्राइमरी करके वर्क कर रहा है, इसमें से प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग एमीटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये होगा इसका कंस्ट्रक्शन और ये होगा इसका सर्किट सिंबल। क्लिप ऑन टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो ये इस टाइप का क्लिप ऑन टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। सो गाइस हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा। वेरिस्टर्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है। वेरिस्टर जो है वेरिएबल रेजिस्टर्स, वो हम लोग किससे बनाते हैं, तो वो है हमारा कार्बोरेंडम क्रिस्टल से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कंफ्यूज कर देते हैं। वेरिस्टर क्या है, हमारा एक पैसिव 2 टर्मिनल सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। उसके 2 टाइप्स रहते हैं, एक सिलिकॉन कार्बाइड VDR रहता है और मेटल ऑक्साइड VDR रहता है, ठीक है। और सिलिकॉन कार्बाइड जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोरेंडम, ठीक है। और सेमीकंडक्टर रहता है उसमें सिलिकॉन और कार्बन का, ठीक है।
तो जैसे फ्यूज़ रहता है हमारा सर्किट ब्रेकर के अंदर जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हमारा प्रोटेक्ट करता है, वेरिस्टर क्या करता है हमारा ओवर वोल्टेज के लिए, ट्रांजिएंट के लिए हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे सर्किट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग वोल्टेज क्लाइम करते हैं जैसे कि हमारा जीरो डायोड करता है, नॉर्मल वर्किंग अगर है हमारा नॉर्मल ऑपरेशन है तो उस केस में ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसका काफ़ी हाई रेजिस्टेंस रहता है। और जब हमारा या फिर जब हमारा जो वोल्टेज है हमारा एक्सेस हो जाता है या फिर सडन ट्रांजिएंट आ जाता है उस केस में हमारा क्या होता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। सडन ट्रांजिएंट दैट मीन सडन वोल्टेज पीक आया तो ये इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए ये हमें एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस करके भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने लैब में नहीं देखा होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरिस्टर। ठीक है, ये एक वेरिस्टर है। अभी मैं आपको बताऊँगा ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच है, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वेरिस्टर है। अगर आपका मान लो एक लैपटॉप चार्जर है, ठीक है, या फिर एक बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये तो हो गया इसका फेस टर्मिनल और ये हो गया इसका न्यूट्रल टर्मिनल। यहाँ से अगर आपको डीसी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, अभी आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप एक काम करोगे, इसका जो टर्मिनल है एक यहाँ पे फेज न्यूट्रल, कोई भी पोलैरिटी रह सकती है इसकी फेज न्यूट्रल में। ठीक है, बेसिकली हम तो फ्यूज़ तो फेज में ही लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो लेट्स अज्यूम दिस एज अ फेस टर्मिनल। इसके दो टर्मिनल्स है, ये फेस टर्मिनल है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेके आया और यहाँ पे इसके सीरीज़ में हमने एक फ्यूज़ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमने न्यूट्रल यहाँ से लेके आया ये हमने डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और यह फेज़ है, हमने यहाँ से ऐसे जाके इसको फेस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी दोनों भी वर्किंग आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे लिंक करते हैं ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है और ये तो हमने यहाँ पे डिलिबरेटली फ्यूज डाला है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ इसका वर्किंग कैसे रहेगा। अगर सडन ट्रांजिएंट आता है वोल्टेज का, ठीक है, तो इस एबनॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये हाई वैल्यू हमारा वेरिस्टर क्या करेगा, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये करंट सिंपली बाईपास हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ करंट, ये जो हमने फ्यूज़ यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है, तो फ्यूज़ क्या करेगा हमारा ब्लोन ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी कट ऑफ। ठीक है, ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, ये हमारा ब्लो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अभी यहाँ पे क्या कंडीशन हुई, देखिए हमारा जो सप्लाई है यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, और न्यूट्रल तो यहाँ से कनेक्टेड है, तो हमारा जो सप्लाई है से डिस्कनेक्ट हो गया इंस्टेंटली। ठीक है, ये डिस्कनेक्टेड सप्लाई, तो डैट मीन्स हमारा जो चार्जर है ये हमारा प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, फ्रॉम हाई वोल्टेज सडन ट्रांजिएंट। दैट मीन्स हमारा वेरिस्टर क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव ट्रांजिएंट वोल्टेजेस व्हेन यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस। दे शंट द करंट क्रिएटेड बाय एक्सेसिव वोल्टेज अवे फ्रॉम सेंसिटिव कंपोनेंट व्हेन ट्रिगर्ड। ठीक है, ये हमारे सेंसिटिव कंपोनेंट है चार्जर, बट हमने वेरिस्टर में हमने क्या कर दिया, एक प्रोटेक्शन डिवाइस करके यूज़ कर दिया और हमने यहाँ पे सप्लाई कट ऑफ कर दिया। ठीक है, यही इसका वर्किंग होता है वेरिस्टर का। आई होप आपको ये काफ़ी बेसिक से चीज़ों में मैंने आपको समझाया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो काफ़ी सिंपल सा इसका एक अप्रोच था, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस सेशन में मैंने आपको जितना मैक्सिमम ट्राई किया है कि क्वेश्चंस आपको कवर कराऊँ, वह हम लोग कवर कराते हैं। ठीक है, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर नहीं करा पाएंगे, बट मैं एक क्वेश्चंस में हम लोग काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट में आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को प्लीज़ लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर करेगा। एंड मैं न्यू स्टूडेंट्स को बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और मैं बता दूँ, आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, सो दैट मैं जब भी सेशन अपलोड करता तो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। ओके, so we will see the next question. The purpose of moderator in a reactor core of a nuclear power plant is to, मॉडरेटर का पर्पस क्या होता है रिएक्टर कोर में, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, टू रिड्यूस द न्यूट्रॉन स्पीड। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन स्पीड को रिड्यूस करने के लिए मॉडरेटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मॉडरेटर के अंदर क्या रहता है ये भी एग्जामिनेशन में पूछा रहता है, तो उसमें क्या रहता है ग्रेफाइट रॉड, ग्राफाइट रॉड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स बिफोर दे बम्बार्ड इनटू द फ्यूल रॉड्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है।
फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विल एक्ट एज एन, एक फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है, एनोड कैथोड, यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई लगा दिया और यहाँ पे हम नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये क्या करेगा, एज अ क्लोज स्विच करके वर्क करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसमें हमने रिवर्स पोलैरिटी कर दी माइनस प्लस, ठीक है, इस केस में, तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, उस केस में हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, when an alternator is overexcited which of the following is true with regard the reactive power that flows from it। अगर हमारा एक अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या सही रहेगा रिएक्टिव पावर के रिगार्डिंग, तो रिएक्टिव पावर विल फ्लोज आउटवर्ड, दैट मीन्स हमें ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर क्या करते हैं, हमारा सप्लाई करता है लैगिंग पावर, ठीक है, ये हमारा सप्लाई करता है लैगिंग पावर, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हमारा लोड है अगर लैगिंग, तो वो उसको फीड करता है लैगिंग पावर, दैट मीन्स हमारा जो अंडर एक्साइटेड अल्टरनेटर है वो वर्क करता है एज अ लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक है। ओवर एक्साइटेड नॉर्मल एक्साइटेड मोटर है तो हमारी यूनिटी पावर फैक्टर में मोटर वर्क करता है, और ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर एज अ लैगिंग पावर फैक्टर करके वर्क करता है। सिंक्रोनस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर के उस केस में अपोजिट हो जाता है, दैट मीन्स अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हमारी लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है, और ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हमारी वर्क करती है लीडिंग पावर फैक्टर पे। और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो टॉप 50 गोल्डन एमसीक्यूज है अल्टरनेटर के ऊपर, असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के, ए लेवल और जे लेवल के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेटिव पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये सेशन ऑलरेडी मैंने कवर कराया था बिफोर फ्यू वीक्स, तो आप इसको जाके देखिएगा, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। ये 100% आप देख के जाइएगा आपके एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सिंपल क्वेश्चन था, ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन द it works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है हमारा, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्जेस ड्यू टू लाइटनिंग यूजिंग, ठीक है, मैंने आपको काफ़ी बार इसका आंसर बता दिया, आज के सेशन में मैंने डिस्कस किया। इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमने ऑल सेशन का मैंने क्विक ओवरव्यू आपको सेशन बताया, तो इसको जाके देखना होगा, इसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। सो गाइस, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। पीडीएफ्स के लिए आप हमें Coachify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप इजीली सर्च कर सकते हो। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।